नमस्कार, ये है बीबीसी राजस्थान और मैं हेमंत पाठक स्वागत करता हूं आपका हमारे खास कार्यक्रम में। और आज हमारे स्टूडियो में है बहुत ही खास मेहमान जिनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कुछ खास विषयों के बारे में। तो दोस्तों, हमारे साथ में है राजेंद्र जी पंचाल। आप डूंगरपुर के सामलिया के रहने वाले हैं और ज्योतिष विद्या के बहुत ही निष्णात ज्ञाता हैं। पिछले 26 सालों से पंचांग का निर्माण कर रहे हैं। शुभ वेला पंचांग नाम से आप पंचांग निकालते हैं और आज ही आने वाले वर्ष का पंचांग उन्होंने जारी किया है और उत्तम स्वामी जी के हाथों से आज उसका विमोचन हुआ है। तो पंचाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे नमस्ते। स्टूडियो में। प्रणाम। नमस्ते। सभी दर्शकों को नमस्ते। तो बताइए सर, क्या पंचांग के बारे में पहले तो हमें एक सामान्य भाषा में समझाइए हमारे दर्शकों को कि पंचांग होता क्या है और ये क्यों जरूरी होता है। पंचांग जो है वो मुख्य रूप से उसका परिचय देते हुए मैं कहना चाहूँगा कि 5 चीज़ों में तिथि, वार, योग, करण और नक्षत्र की इसमें जानकारी दी हुई होती है। परंतु इसके साथ साथ पंचांग में अन्य चीज़ें जो ज्योतिषीय वस्तुओं का उसमें समावेश होता है। और सामान्यतः कहा जाता है कि पंचांग के माध्यम से हम जन्म से मृत्यु पर्यंत हमारे 16 संस्कार के सारे कार्य इसके माध्यम से पूर्ण करते हैं और इसलिए पंचांग हर व्यक्ति के लिए उपयोगी होता है। तो उसी पंचांग के संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि वागड़ में एकमात्र पंचांग श्री शुभ वेला पंचांग जो विगत 23 वर्षों से हमारे द्वारा संपादित किया जाता है। हमारे बिलुड़ा के पंडित रमेश चंद्र जी भट्ट साहब के मार्गदर्शन और उनके द्वारा निर्मित समिति की अध्यक्षता में यह पंचांग चल रहा है, जो जिसकी एक प्रति ये मेरे पास है, मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। और आज ही स्वामी जी, उत्तम स्वामी जी द्वारा इसका विमोचन किया गया। यह नया अंक 2025 का है, परंतु ये दीपावली से हमारा संस्कृति के हिसाब से दीपावली से के बाद में प्रतिपदा जैसे ही आती है तब से प्रारंभ हो जाता है। इसलिए हम नवंबर और दिसंबर 2 माह और 2025 पूरा उसमें 14 महीने का कैलेंडर दिया हुआ है। राजेंद्र जी ने बताया कि हम जो 16 संस्कार सनातन धर्म में करते हैं, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतनयन से लेकर के हमारे मृत्यु पर्यंत तक, अंतिम संस्कार तक, ये सारे 16 संस्कार हम इसी पंचांग से तिथि, मुहूर्त और सारी चीजें देख करके करते हैं। हम जन्म कुंडली भी जब बनाते हैं तो यही पंचांग होता है जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि हमारा जन्म जो है वो किस नक्षत्र में हुआ है, किस पल में हुआ है। और उसके हिसाब से हमारी जन्म की राशि बनती है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, ये सारी 12 राशियां बनती है। और हर राशि के 4 चरण होते हैं और उन चरणों में से आपका जन्म किस चरण में हुआ है उसके अनुसार अक्षर निकलता है और उस अक्षर पे आपका नाम होता है। और वही नाम जिंदगी भर हमें जो है वो हमारे साथ चलता है और उसके ग्रहों के होने वाले असर हमारे ऊपर होते हैं। तो ये इस पंचांग का कार्य होता है। तो राजेंद्र जी बताएं, ये पंचांग और इस ज्योतिष में आपका इंटरेस्ट कब बना और कब आपने शुरू किया और कैसे यहाँ तक पहुंचे आप। जी, पंचांग तो वैसे इसके विषय में रुचि तो बचपन से ही थी, परंतु मैंने बाद में इसके बारे में ज्योतिष विशारद और ज्योतिष मार्तंड 2 कोर्स किए, जिसके बाद में मेरी रुचि और बढ़ी और धीरे धीरे कई सारी पुस्तकों का अध्ययन और मेहनत करने के बाद में 2002 में एक विचार आया कि एक ऐसा सरल और सुबोध पंचांग निकाला जाए वागड़ में जो आम जन को लाभकारी बने और प्रत्येक व्यक्ति उसको सरलता से उपयोग कर सके। तो उस समय हमने एक प्रयास किया था 2002 में, और जिसको धीरे धीरे काफी बदलाव करते हुए आज इस स्थिति में ये 2025 में इन 23 वर्षों में हमने इस पंचांग में बहुत सारी नई नई चीजों का समावेश किया, जिसे काफी लोगों द्वारा पसंद किया जा रहा है। तो ये पंचांग को क्या सिर्फ ब्राह्मण ही देख सकते हैं या आम इंसान भी इस पंचांग को देख सकता है। जी नहीं, केवल ब्राह्मण ही देखें ऐसा नहीं है, ब्राह्मण तो उपयोग करते ही है, साथ में अन्य व्यक्ति भी इसका उपयोग कर सके, इसलिए हमने इसको सरलता से इसमें सारे मुहूर्त
उसके अलावा अन्य विशेष जानकारियां, मुहूर्तों के अलावा आपकी जैसे पनौती है और साथ में आपका राशिफल है, ग्रहों का राशि परिवर्तन है, जैसे आपकी कुंडली मांगलिक है या नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीजों का ज्योतिषीय समावेश हमने इसमें कर रखा है। साथ में व्रत, त्योहार, एकादशी का व्रत, प्रदोष व्रत, पूर्णिमा, अमावस्या, बेणेश्वर के मेले के सारे कार्यक्रम, मावजी महाराज की इसमें सुकनावली भी है, जिसके माध्यम से हम कुछ एडवांस में स्वयं खोल के इसमें देखकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि मेरे जीवन में यह होने वाली घटना अच्छी है या नहीं है। इस तरह से कई सारी चीजों का इसमें समावेश है। और वर कन्या मेलापक सारणी है, जैसे विवाह में गुरु बल का क्या महत्व है, और भी जैन त्योहार भी हमने इसमें दिए हैं, सरकारी अवकाश, और ये सारणियां तो बनी हुई है। साथ में वाहनों के तैयार मुहूर्त है, गृह प्रवेश है, वास्तु है, और भी विवाह के मुहूर्त है। छोटे छोटे इसमें हमने लेख वगैरह भी दे रखे हैं, जिसके माध्यम से ज्योतिष को आप आसानी से समझ सकते हैं। राजस्थान में लगने वाले सभी मेले, कहाँ पे कब मेला लगता है, खासकर वागड़ के मेलों का भी हमने इसमें उल्लेख किया। तो ये सारी चीजें बता रहे हैं राजेंद्र जी। और हम बांसवाड़ा जो है वो कर्क रेखा पर स्थित है, जी जी तो और दूसरी जगह जो है वो अलग तरीके से चलता है। जी हम अमावस्या से अमावस्या माह, जो जी माह से हमारा वो जी। मानते हैं, और मेवाड़ और उस रीजन में पूर्णिमा से पूर्णिमा मानते हैं। तो ये कितना सही है, या इसको लेकर के कुछ अलग नहीं, भेद या पूरे भिन्नता हो जाती है? इसमें पूरे भारतवर्ष में वैसे पंचांग निर्धारण समिति द्वारा ये निश्चित किया गया है, और हमारी भारत सरकार की जो पद्धति है उसमें पूर्णिमांत के बाद में महीना प्रारंभ करते हैं। हम कुछ त्योहार ऐसे होते हैं जैसे श्रावण मास, उसमें अमावस्या मनाते हैं, परंतु सामान्यतः उसमें 15 दिन का अंतर जरूर आता है, परंतु वैसे पूरे भारतवर्ष में स्टैंडर्ड टाइम से और पूर्णिमांत के तरीके से ही महीनों को लिया जाता है, और हमने भी पंचांग में उसी तरीके से लिया है। परंतु हम कभी आवश्यकता पड़ी और जैसे कि श्रावण मास है तो वो 15 दिन बाद शुरू हो रहा है, तो हम उसको दर्शा जरूर देते हैं ताकि लोग असमंजस में नहीं पड़े। बाकी जो इसकी पंचांगों की पद्धति है, उसमें पद्धति में पूर्णिमांत से ही हमारा हिंदू माह शुरू होता है, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़, और उसी पद्धति से हमने शुरू किया। तो ये पंचांग जब हम कहते हैं तो पंचांग के जो 5 अंग हैं जी, वो कौन कौन से अंग हैं और उनका क्या महत्व है, थोड़ा उसके बारे उसमें में? मुख्य रूप से तिथि, वार, नक्षत्र, करण और योग, जिसमें हमारा तिथि जो है वो हमारी गणनाओं में मुख्य मानी गई है। साथ में वार जो है और करण जो है वो 11 होते हैं, और योग बनते हैं प्रत्येक नक्षत्र के साथ में, प्रति वार और तिथि के साथ में योग बनता है। तो उस तरह से ये योग का अपने महत्व है, और प्रत्येक योग में जो अच्छे योग होते हैं, कुछ बुरे योग होते हैं जिसको देखा जाता है। परंतु बड़े पंचांगों में दिनमान, सूर्योदय, सूर्यास्त और ग्रह स्पष्ट वगैरह होता है, जिसको हम इस पंचांग में इतना सारा नहीं दे पाते। फिर भी हमने नीचे एक सारणी बना के अपने अहमदाबाद, मुंबई, जोधपुर, उदयपुर और डूंगरपुर और अच्छा। बांसवाड़ा के सूर्योदय दे रखे हैं। साथ में हमने पाक्षिक 15 दिनों की एक कुंडली बनाकर दे दी है, अच्छा ताकि उसमें आपके ग्रहों का किस राशि में प्रवेश हो रहा है वो पता चल जाता है। अच्छा। जी, तो ये जो बता रहे हैं कि तिथि, वार, नक्षत्र, करण, और ये करण और कर्ण योग, और सारी योग। चीजें योग। तो ये जो है अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीर्ष, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, ये सारे नक्षत्र हैं जिन नक्षत्रों के अलग अलग समय में अलग अलग भाग चलते रहते हैं। जैसे हर नक्षत्र के 4 चरण हमने आपको बताए। तो जैसे व्यक्ति का जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है, तो उसके जन्म को कैसे देखा जाता है, और मतलब उसको कैसे उसकी राशि तय होती है, कैसे वो तय होता है? वैसे नक्षत्र जो है वो प्रतिदिन बदल जाता है, और नक्षत्रों के आधार पर ही चंद्र गिना जाता है। इसलिए हमारा नाम 12 राशियों में आता है, वो चंद्रमा की गणना के आधार पर रखा जाता है। अच्छा। और नक्षत्र में जो है वो आपका प्रतिदिन जो नक्षत्र बदलता है
उसलिए उस नक्षत्र के आधार पर व्यक्ति का नामकरण किया जाता है। और प्रत्येक नक्षत्र का जो है उसके फिर चरण होते हैं, तो उसलिए उसके 4 चरण होते हैं, तो फिर उसमें भी भाग बना के नामकरण किया जाता है। इसलिए ये सूक्ष्म गणित है जिसके आधार पर व्यक्ति का नाम रखा जाता है जन्म पत्रिका के आधार पर। जिसको जन्म पत्रिका बनाते हैं वे ज्योतिषी इसको विवेचना और अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं, जानते हैं। तो एक राशि कैसे बनती है? राशि मतलब व्यक्ति का जिस नक्षत्र में जन्म हुआ, जैसे मेष राशि है तो अश्विनी, भरणी, कृतिका, ये जो उसके 3 नक्षत्र उसमें आ गए, तो उस आधार पे वो उसका डिवाइडेशन 27 नक्षत्रों में पूरे नक्षत्रों को 12 राशियों में बांटा गया। 360 डिग्री के कोण के तहत 27 नक्षत्रों का 30 डिग्री अंश में विभाजन, और उस विभाजन के आधार पर फिर प्रत्येक 3.25 नक्षत्रों में एक राशि का पुनः विभाजन। तो इस तरह से ये 12 राशियां बनाई गई है जिसमें व्यक्ति का नामकरण होता है। जैसा कि आप सुन रहे हैं, राजेंद्र जी बता रहे हैं राशि कैसे बनती है। हम अपने दर्शक जो इस विषय में कम जानते हैं उन्हें बता दें कि प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। जैसे मेष राशि के बारे में बताया तो मेष राशि में 3 नक्षत्र आएंगे, अश्विनी, भरणी और रोहिणी। उसमें अश्विनी नक्षत्र के कृतिका, सॉरी, अश्विनी, भरणी और कृतिका। तो इसमें अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण यानी चू, चे, चो, ला, फिर भरणी उसके ली, लू, ले, लो, और कृतिका का अ। बराबर ये 9 वर्ण आएंगे और इस तरह से एक राशि बनेगी। तो इन 3 नक्षत्रों का जब भाग होगा, इसमें से भी जिस नक्षत्र के हिस्से में बच्चे का जन्म होता है उसके अनुरूप उसका अक्षर और राशि बनती है। सही। तो ये जो राशि और इसके हिसाब से जैसे देखते हैं कि लग्न कुंडली अलग होती है जी, और जन्म कुंडली अलग होती है, जी। तो इन दोनों में क्या भेद है? नहीं, लग्न कुंडली का मतलब यही है कि प्रातः सूर्योदय के समय में सूर्य जिस वेला में स्थित है, जिसमें वो प्रातः की सूर्य के प्रथम भाव में स्थित है, तो वहां से लग्न शुरू। 2-2 घंटे के अंतराल में लग्न बदलता रहता है। अच्छा। तो व्यक्ति की लग्न कुंडली का मतलब ये है कि आपका जन्म उस 2-2 घंटे के कालांश में कब हुआ, तो उस आधार पर ग्रह स्पष्ट होते हैं और वहां पे इस तरह से एक कुंडली बनाई जाती है जिसमें 12 खाने बने होते हैं, और प्रत्येक खाने में अपने अपने ग्रहों की स्थिति के आधार पर कुंडली का फलित होता है। मतलब जन्म के समय आपका कौन कौन से ग्रह कहाँ कहाँ है कहाँ का है, उसके जैसे हिसाब आप से। सूर्य प्रातःकालीन वेला में आपका सूर्योदय के समय जन्म हुआ, तो आपका सूर्य पहले खाने में ऊपर रहेगा। अच्छा। फिर 2 घंटे बाद हुआ तो सूर्य आपका एक खाना बढ़ के अगले में आ जाएगा। इस तरह से ये लग्न बदलता रहता है। लग्न यानी 2-2 घंटे का एक समय काल होता है जिसमें हमारा 24 घंटों में 12 घंटों में विभाजन होता है। और जन्म कुंडली? जन्म कुंडली वही है, उसी को लग्न कुंडली कहे या जन्म कुंडली कहे। उसमें फिर नवमांश अलग होती है, चंद्र कुंडली अलग होती है। इसके इस प्रकार से अलग 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 कुंडलियों का विभाजन होता है। तो हम देखें ये जो ज्योतिष है या पंचांग है या ये जो कुंडलियां हैं वो व्यक्ति के जीवन पर कितना असर करती हैं, क्योंकि कई लोग होंगे जो इसको मानते भी नहीं हैं। जी, तो उनका जीवन भी चल रहा है, जो मानते हैं उनका भी चल रहा है, तो इसका किस तरीके से असर पड़ता है जीवन पे? कुंडलियों का असर मैं एक उदाहरण द्वारा आपको बताना चाहूंगा। सबसे ज्यादा असर हमारे चंद्रमा का पड़ता है हमारे ऊपर, जिसका हमारा नाम भी चंद्रमा के आधार पर उसकी किस नक्षत्र में स्थित है उस आधार पर रखा जाता है। अच्छा। तो जैसे हमारे शरीर में अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो 70% जल है, और हम जब देखते हैं समुद्र में जल में ज्वार भाटा आता है, और जब पूर्णिमा और अमावस्या होती है तो जल ऊपर चढ़ जाता है, यानी चंद्रमा का प्रभाव समुद्र पर पड़ता है। पृथ्वी पर भी 70% जल है, हमारे शरीर में भी 70% जल है। तो इस तरह से चंद्रमा का प्रभाव पानी पर कैसे पड़ता है, ठीक वैसे ही हमारे शरीर में जल है उस पर भी प्रभाव देता है चंद्रमा। ठीक वैसे ही अन्य ग्रहों की रश्मियां, अन्य ग्रहों के प्रभाव, उसका आकर्षण, उसकी दृष्टि वगैरह हमारे मनुष्य के जीवन पर जरूर पड़ती है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने पौराणिक समय से इस तरह से इन कुंडलियों के माध्यम से एक दिव्य दृष्टि के माध्यम से, जिस उस समय में हमारे पास न कोई साधन थे न कोई तकनीकी सुविधा थी, फिर भी उन्होंने ये बताया कि बृहस्पति का रंग पीला है,
शनि का ब्लू कलर है। और आज वर्तमान में तकनीक के द्वारा देखा गया तो वास्तव में वही कलर है, मंगल लाल रंग का है। तो उस समय दूरबीन था नहीं, फिर भी उन्होंने बताया मंगल लाल कलर है। उन्होंने बहुत सटीक गणना करके ये भी बताया कि मंगल की सूर्य से कितनी दूरी है, पृथ्वी से कितनी दूरी है, चंद्रमा हमसे कितना दूर है। तो वो उस समय में बता दिया उन्होंने, आर्यभट्ट और जितने भी हमारे गणितज्ञ ज्योतिषी थे उस समय से, वाराहमिहिर और अन्य जितने भी ज्योतिषी थे, उन्होंने अपने अलग अलग तरीके से ये सारी चीजें हमको बताई। तो वो इतनी सटीक रही। इसलिए ज्योतिष एक पौराणिक काल से एक प्राच्य विद्या है, और वह एक विज्ञान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसका आज भी उतना ही महत्व है जो उस समय था। तो आपने समझा, हमने कोशिश की आपको ये समझाने की सामान्य भाषा में कि ज्योतिष है क्या और ज्योतिष विद्या को आप अपने जीवन में कैसे उपयोगी बना सकते हैं। तो ये तो बात हो गई इन चीज़ों की जो ज्योतिष से जुड़ी हुई है। अब जैसे अभी आपने अलग अलग रंग बताए ग्रहों के, और ये तो ये जो नग वगैरह जो पहनते हैं और या ये चीज़ें हैं, तो ये कितनी कारगर होती हैं इनको जो ग्रहों के जो खराब स्थितियां हैं उनको लेकर के। ग्रहों की स्थितियों को लेकर प्रत्येक ग्रह के प्रभाव को कम या अधिक करने के तरीके होते हैं अपने, और रत्न जो होते हैं उनका भी प्रभाव पड़ता है। जिस तरह हम किसी सेल को बैटरी में लगाते हैं, या किसी मोबाइल में या आपकी हाथ घड़ी में सेल डाला तो वो मोबाइल चलने लगता है, वो घड़ी चलने लगती है। ठीक वैसे ये रत्न भी अपनी ऊर्जा के द्वारा हमें प्रभावित करते हैं। इसलिए रत्नों का भी अपना अपने स्थान पर महत्व है। और किस तरह से ये कार्य करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जिस जिस राशि का अलग अलग रत्नों का जो उनका डिवाइडेशन किया है उसका हम उपयोग करके अपने जीवन में, वो ग्रह हमारे कुंडली में अगर कमजोर है तो उस ग्रह का रत्न पहन के हम उसको बलवान बना सकते हैं। अगर कोई ग्रह आपका नीच का है या अच्छा नहीं है तो उसका रत्न नहीं पहन के उसका पूजा किया जाता है, उसकी आराधना की जाती है, जप तप करके उसकी शांति पुष्टि की जाती है इस ग्रह की। तो ये जो हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखे तो हमारे ऋषि मुनियों ने ये जो पद्धतियां बनाई है, जिसमें केवल रत्न ही नहीं अन्य चीजों के माध्यम से भी इन ग्रहों के उपाय, और इसके माध्यम से हम अपने आप को एक तरीके से कह सकते हैं कि इसका लाभ ले सकते हैं। अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार से लाभ लिया जाता है, और रत्नों का भी अपने स्थान पर बहुत अच्छा महत्व है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको आज भी मानते हैं, पहनते हैं और वास्तविक लाभ भी प्राप्त करते हैं। तो ये तो बात हो गई इस पूरे ज्योतिष की और सारी चीज़ों की। और आज जो बेरोजगारी का आलम है, या यूं कहें कि बच्चे नौकरियों के पीछे और उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, तो ये ज्योतिष में कितनी संभावना है एक करियर बनाने की, और कैसे इसमें करियर आज की पीढ़ी बना सकती है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। नहीं, ज्योतिष में कैरियर बनाना एक सीखना और वो अलग विषय। आप ये पूछना चाहते हैं कि करियर बनाने में ज्योतिष कितना उपयोगी है, तो वो भी एक विषय है। और एक ज्योतिष में करियर कैसे बनाना है, तो ज्योतिष में करियर बनाना हो तो आपको अध्ययन करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, इन विषयों को समझना पड़ेगा। अच्छे किसी पारंगत ज्योतिषी से के पास रहकर आप कार्य करिएगा तो धीरे धीरे आप उसको सीख सकते हैं। और ज्योतिष विषय हमारे लिए नौकरी के लिए या हमारे कार्य के लिए कैसे सहयोगी बन सकता है, तो व्यक्ति की कुंडली देखने पर उसकी किन ग्रहों का, उसके आय भाव में कौन से ग्रह है, उसके कर्म स्थान के कौन से ग्रह है, और वह क्या कार्य कर सकता है, और कौन से ग्रहों को ठीक करने पर उसका रोजगार अच्छा बढ़ सकता है, अच्छी कमाई कर सकता है। ये उसकी कुंडली को देखने का विषय अलग है, जिसके माध्यम से कभी कभार कुछ व्यक्ति बहुत निराश हो जाते हैं जीवन में और कुछ कर नहीं पाते, तो निश्चित रूप से ज्योतिष एक उनके आशा की किरण बन सकता है। तो दोस्तों, ज्योतिषी के कई हिस्से हैं। कई पामिस्ट होते हैं जो हाथ देख करके और भविष्य बताते हैं, हस्तरेखा विशेषज्ञ होते हैं। कई अंक गणित से ज्योतिष बताते हैं, जो आपके अंकों के, जन्म के अंकों के आधार पर भविष्य बताते हैं। ऐसे ही कुंडली विशेषज्ञ होते हैं, जन्म कुंडली विशेषज्ञ होते हैं, जो कुंडली देख करके भाग्य बताते हैं।
ऐसे ही प्रश्न ज्योतिष एक अलग होता है, जिसमें प्रश्न आप पूछ रहे हो उस समय क्या ग्रहों की स्थिति है, उसके अनुरूप जो है वो उसके बारे में आपको जवाब मिलता है। तो ये एक बहुत ही गहरा और गहन विषय है, जिसके बारे में आप जब पढ़ेंगे या जब आप जानेंगे तभी आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, और जितना पढ़ेंगे उतना ज़्यादा इसको समझ पाएंगे। हालांकि इसमें कैरियर बनाने के लिए कई ऑप्शन है। अभी हमारे यहाँ पे ही गोविंद गुरु जो विश्वविद्यालय है हमारे, वहाँ पर वेद विद्या पीठ के अंदर जो है वो ज्योतिषी और कर्मकांड के कोर्स शुरू हुए हैं। ऐसे ही देश भर में कई ऐसे बड़े मंदिर और संस्थान हैं जहाँ पे ज्योतिष वगैरह के कोर्स चलते हैं, आप उनको कर सकते हैं और इस क्षेत्र में अपना करियर भी बना सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ में राजेंद्र जी पंचाल, जो शुभ वेला पंचांग के रचयिता हैं और पिछले 26 वर्षों से पंचांग निकाल रहे हैं। उन्होंने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद पंचाल साहब आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और ऐसे ही और कार्यक्रम देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल बीबीसी राजस्थान, और हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही नई नई प्रतिभाएं और नए नए क्षेत्रों के बारे में जानकारी। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार। नमस्ते।